तो बच्चों, क्या आप भी केमिस्ट्री में स्ट्रगल करते हैं अपने नीट और बोर्ड एग्जाम के लिए? तो कंटेंट तो आपके पास हजारों मिल जाएंगे, पर आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही एक्सपर्ट टीचर को, जिनके पास प्रॉपर 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो नमस्कार, सत श्री अकाल और जय श्री राम। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे बच्चे बहुत ध्यान नहीं देते हैं और बच्चे बहुत डरे हुए होते हैं। तो आखिर सवाल का जवाब कौन देगा? टीचर्स तो हमारे पास बतेरे पड़े हुए हैं जो कंटेंट देते जाते हैं, पर आखिर इन चीजों का आंसर कौन देगा कि होना कैसा चाहिए? तो इसीलिए हम लेके आए हैं आईमेट फाउंडेशन पे पहला पॉडकास्ट, और उसके लिए हमने चुना है अपने फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री की एक बहुत ही अच्छे टीचर मिसेस मृदुला पाठक को। तो स्वागत करते हैं मृदुला मैम का। वेलकम मैम। थैंक यू सर, थैंक यू आप मुझे यहाँ बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। आज आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं। तो बच्चों, मृदुला मैम को एक्चुअली 20 साल का एक्सपीरियंस है, और इन 20 सालों में उन्होंने बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया हुआ है और उन बच्चों को गाइड किया है। ना सिर्फ उन्हें पढ़ाया है बल्कि उन्हें गाइड भी किया है कि पढ़ना कैसे चाहिए, करियर में आगे क्या करना चाहिए। और हाँ, रास्ते में कई सारे टेस्ट ट्यूब बीकर्स भी फोड़े होंगे, ऑफ कोर्स बच के। तो मैम, स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट, जहां पे हम बच्चों को बताएंगे कि आखिर क्या क्या आपने जिंदगी में फेस किया, कैसे आपने पढ़ाया। तो स्टार्ट करते हैं मैम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से, और स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग से कि मैम, पहला दिन आपका एज ए टीचर कैसा था? पहला दिन मेरा बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए मेमोरेबल है, क्योंकि जैसे ही मैंने इंटर पास किया, मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, मेरे पुराने प्रिंसिपल ने मुझे कॉल किया और बुलाया कि आओ और यहाँ पे 2 क्लास करो, 2 क्लास लेके जाओ डेली। मैं खुश हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें ना मेरा बीएड था, ना मेरा कोई एक्सपीरियंस था। मैं गई और मुझे सबसे पहले 12th क्लास में ही भेज दिया। अच्छा। जिन बच्चों ने मुझे फेयरवेल दिया, मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाने गई, और बच्चों ने सरप्राइज कि ये टीचर पढ़ाने आए, तो दीदी हैं आप पढ़ाने आई हैं। तो मुझे वो बहुत ही मेमोरेबल डे मेरे लिए था। और मैंने फिर शुरू किया पढ़ाना उनको। थोड़ा हेजिटेशन था, थोड़ा नर्वसनेस थी मुझे, लेकिन एक कॉन्फिडेंस के साथ मैंने फिर पढ़ाना शुरू किया। काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी वहाँ पर, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मैं भी थी, लेकिन यहाँ मुझे एक टीचर का दर्जा दे दिया गया, तो काफ़ी मेरे लिए अच्छा है शास्त्री। तो मैम, अगली बात अगर हम करते हैं कि 20 साल हो गए आपको, और 20 साल बहुत छोटी बात नहीं होती, क्योंकि कई सारे हमारे व्यूअर्स एक्चुअली 20 साल के नहीं होंगे। तो इन 20 सालों में सबसे बड़ा डिजास्टर क्या था आपकी टीचिंग लाइफ में, प्रोफेशनल या अनप्रोफेशनल? हाँ, जब आप स्कूल में क्लास में पढ़ाने जाते हो, तो हर टाइप के बच्चे मिलते हैं, और हर टाइप के बच्चों में कुछ नॉटी होते हैं, कुछ स्टूडियस होते हैं, कुछ क्यूरियस होते हैं माइंड से। तो हर बच्चों को हर तरीके से फेस करना मुश्किल होता है। मेरे लिए फर्स्ट ईयर ही फेस करना मुश्किल था, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे कि जिन बच्चों ने मुझे फेयरवेल पार्टी दी, मैं उन्हीं को पढ़ाने गई। काफ़ी मुश्किल था, लेकिन उन्हीं में से मैंने सीखा कि मुझे कैसे पढ़ाना है। पढ़ाते पढ़ाते मुझे लगा कि क्या क्राइटेरिया, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस टीचर नहीं थी उससे, मैंने बीएड भी नहीं किया था, कैसे लेसन प्लान बनाना है मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन मैं ये खुश थी कि मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, तो मैं बहुत ही मोटिवेशन के साथ में गई। तो उन्हीं बच्चों से मुझे लगा कि हाँ, मैं पढ़ाई, फिर मैंने क्वेश्चन पुट अप किया, तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। 1 साल मुझे फेस करना पड़ा था उसी समय, उसके बाद नहीं। ऑफ द टॉपिक, इसका मतलब तो आप बहुत ही तेज स्टूडेंट रही होंगी, नहीं, मतलब। मैं एवरेज स्टूडेंट थी सर। मैंने कभी कोचिंग नहीं, ट्यूशन नहीं किया। मेरे फादर एक किसान फार्मर थे। उन्होंने बोला कि जितना भी मार्क्स लाओगे अपने बल पे ले आना, फेल भी हो जाओगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वो प्रिंसिपल मुझसे इसलिए खुश थे, क्योंकि एक होता है ना प्रैक्टिकल में, उस समय पैसे दिए जाते थे। हाँ। तो सब लोगों ने दिया, सारे क्लास के बच्चों ने दिया, और मैं पहली बार आपको ये बात बता रही हूँ। तो उन्होंने बोला, फादर ने बोला कि नहीं, मैं नहीं दूंगा, तुम अपने बल पे ले आओगी। तो मैंने, प्रिंसिपल ने जब मेरा नाम लिया, तो मैंने कहा सर पापा ने नहीं, डैडी ने नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि आपको जितने मार्क्स मिलेंगे मुझे मंजूर है, पैसा देके पढ़ाई नहीं होती है। तो मुझे पूरे अच्छे मार्क्स मिले। मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन मैं मेहनत करती थी मैं उन बच्चों के साथ। जब मैं क्लास से निकलती थी, तो ये कॉन्फिडेंस रहता था कि मेरे बच्चों को समझ में आया। तो ये मेरा। इस बात पे मैम पिन लगाते हैं, इस बात पे हम दोबारा बात करेंगे कि आप एवरेज स्टूडेंट थी या नहीं। बट उससे पहले ये बात करते हैं, 20 साल पहले लैब्स कैसी थी जब आप पढ़ रही थी, आपने पढ़ाना स्टार्ट किया, और अब लैब्स का क्या हाल था उस वक्त? बहुत धुआं, बहुत ज्यादा? ऑफ कोर्स काफ़ी चेंजेस आए हैं। पहले की लैब में उतने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। अब काफ़ी एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी ऐड हुआ है,
और उस समय प्रैक्टिकल पे उतना सर जोर नहीं दिया जाता था। हम लोग प्रैक्टिकल मतलब एक फॉर्मेलिटी होती थी कि फटाफट एक हफ्ते में प्रैक्टिकल कर लिया और खटाखट उसको लिख लिया, फॉर्मेलिटी। क्लासेस ज़्यादा चलती थी, ऐसा नहीं कि लैब थी नहीं, लैब पहले भी थी और अब भी है। लेकिन अब में क्या है, अब में जैसे मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैं 6 to 12 अगर पढ़ा रही हूँ तो कोई ऐसा टॉपिक लगा, जैसे इंडिकेटर्स के बारे में बताना है, एसिड का टेस्ट बताना है, तो बेसिकली मैं बच्चों को उस चीज़ को लैब में ले जाके बताती हूँ, जिससे कि बच्चे प्रैक्टिकली देखकर उनके दिमाग में वो चीज़ याद आएगा। जब मैं पूछूंगी कि कलर ऑफ लिटमस इन एसिडिक मीडियम, तो वो याद करेंगे कि हाँ मैम ने ये बताया था, ये कलर आया था। तो काफ़ी चेंजेस है, लैब को प्रेफर किया जा रहा है, प्रायोरिटी अब दी जा रही है, प्रैक्टिकल को प्रायोरिटी दी जा रही है ये इस समय में। अच्छी बात है मैम। हम भी एक्चुअली जब हम पढ़ते थे तो हमें हमारे जो टीचर्स थे हमें लैब ले जाते थे। यस। तो ये कहानी हमें बतानी नहीं चाहिए, बट हमारे टीचर्स लैब ले जाते थे। और हम कॉलेज जब एमएससी में थे तो हम थ्योरी नहीं पढ़ते थे, हम लैब में ज़्यादा टाइम रहते थे, थ्योरी हम बंक कर देते थे। हाँ, एमएससी में तो मैंने भी 7-7 घंटे लैब में गुजारे हैं, हाँ, 2-2 सॉल्व निकालना होता था। हाँ, थ्योरी बंक कर देते थे और उसी प्रैक्टिकल के भरोसे आज पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर। प्रैक्टिकल थोड़ा मेरा स्ट्रांग वही है। मैंने रियलाइज किया कि जो कमियां हम लोगों में मिली, हम्म, टीचिंग इज माय पैशन। बचपन से मैं टीचर ही बनना चाहती थी, चाहे वो डजंट मैटर कि प्राइवेट है या सरकारी, जो भी। तो बचपन से तो मुझे लगा कि नहीं, प्रैक्टिकल बच्चों को आना चाहिए। फिर जो भी चीज़ें हैं, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आईसीएससी में बहुत से हैं, हम्म, सीबीएसई में है, तो वो मैं बच्चों को दिखाती हूँ कि ऑब्जर्वेशन में तुम्हें क्या लिखना है। तो जब मैं वो लैब में ले जाके बच्चों को कराती हूँ ना, तो बच्चों को जल्दी समझ में आता है। और सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि अब जो प्रैक्टिकल्स हैं सारे, वो हमारे थ्योरी से रिलेटेड है, हम्म, जिससे कि उनको याद करने में, समझने में आराम रहता है, और वो इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। जो थोड़े नॉटी स्टूडेंट होते हैं, वो भी इंटरेस्ट से पढ़ते हैं कि हाँ ये चीज़, क्योंकि प्रैक्टिकल उनको अच्छा लगता है, थोड़ा धूम धड़ाका अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा वो भी दिखाती हूँ कि सोडियम कैसे ब्रश कर रहा है, हम्म। तो इस तरीके से। तो मैम आपने आईसीएससी में पढ़ा है, सीबीएसई में पढ़ा है, तो एक सीक्रेट बात बच्चों से छुपा के, आईसीएससी ज़्यादा पसंद है या सीबीएसई? नहीं, आई लव टीचिंग। तो मैं ये नहीं बोल सकती कि मुझे आईसीएससी पसंद है। बच्चे अगर सामने है तो बोर्ड नहीं लिखा है, उसमें मैं पढ़ाना पसंद करूंगी। लेकिन अगर बात की जाए बोर्ड की पर्टिकुलर, तो 10th तक आईसीएससी मुझे लगता है, मैं किसी और को नहीं बोल रही, प्रेफर करती हूँ, क्योंकि बच्चे ऑटोमेटिक बहुत लेबोरियस हो जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि इतना ह्यूज सिलेबस है ना, उनको पढ़ने आ जाता है। लेकिन ऐसे पढ़ाने में मुझे दोनों पसंद इस बात से तो एग्री करते हैं, हम खुद आईसीएससी से पढ़े हैं, तो जब 10th पास करके 11th में सीबीएसई के बच्चों से मिले तो थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहते कॉन्फिडेंस बढ़ गया थे। होगा। हाँ, ये कि चीज़ ये चीज़ें नहीं थी। यस। तो मैम एक आउट ऑफ द टॉपिक का क्वेश्चन है यस। कि हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और यहाँ पे आदमियों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि काम करके आएंगे, आए हैं, थक गए हैं और अब आराम करेंगे। चाय दो, पानी दो। हाँ, बट आप एज अ फीमेल टीचर, और उस समय 20 ईयर्स अगो की बात हम कर रहे हैं जब आपने स्टार्ट किया होगा, आप फुल टाइम मदर, फुल टाइम हाउसवाइफ, बच्चों आपको ये बताना चाहेंगे, मैम की बेटी ने अभी 10th पास किया है, कितना परसेंट था मैम? She is second topper, 95%. 95%। मतलब मैम इज अ गुड हाउसवाइफ, गुड मदर एंड गुड मॉम, गुड वाइफ, सॉरी। और उसके साथ साथ मैम आपने कैसे फुल टाइम बीइंग अ टीचर, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि प्रिपेयर करना पड़ता है कैसे डिलीवर करना है, कंटेंट तो सारे टीचर्स के पास है, बट डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपने कैसे मैनेज किया? Yes. देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी आप कोई काम करिए, तो सबसे पहले दिमाग में ये रखिए कि जो काम करने जा रहे हैं उसमें हमें 100% देना है। मैंने बच्चों से बोला, अगर फाइट करने भी जा रहे हो, लड़ाई करने बाहर ना, तो 100% जीत के आना, हार के मत आना। तो वही मेरा अपना वो है, शेड्यूल है कि मैं अगर पढ़ाने जा रही हूँ, तो पहली बात तो पढ़ाने जाओ, कितना भी आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई है, लेकिन फिर भी एक बार देख के जाओ, क्योंकि आप जिस बच्चे को जा रहे हो, बच्चे क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। और रही बात मैनेज करने की, तो बीएड में हम लोगों ने सीखा लेसन प्लान बनाना। तो हमारा भी अपना एक लेसन प्लान होता था कि मुझे घर पे स्कूल की बात स्कूल में, घर की बात, और घर में मैं पूरा अटेंशन अपनी फैमिली को, स्कूल में पूरा अटेंशन फिर बच्चों को देती थी। तो घर में कोई प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती है, वो प्रिपेयर होती है, अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है, सब कुछ वो मैनेज कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और स्कूल की बात है, तो स्कूल में पढ़ाने से पहले उस टॉपिक को एक बार देखना ज़रूरी है, और कैसे कैसे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, ताकि बच्चों के सामने कोई प्रॉब्लम ना आए और बच्चे भी सेटिस्फाइड हो जाए। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे तो टाइम मैम, मैनेजमेंट मैंने किया। बच्चे तो आपसे बहुत ही सेटिस्फाइड है, क्योंकि अ, बच्चों जब हम पढ़ाना स्टार्ट किए थे उस टाइम तक मैम पहले से फेमस थी, तो जो बच्चे मेरे पास आते थे वो बताते थे कि नहीं, मृदुला मैम बढ़िया है। और ये इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि मैम के सामने बैठे हैं,
मैम के सामने बैठे इसीलिए हैं क्योंकि ये बात सच है। थैंक यू। नहीं मैम, हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। अब कुछ मैम मिथ्स हैं, ओके। बहुत ढेर सारे मिथ्स हैं केमिस्ट्री को लेके। बच्चों, ये देखिए मिथ्स लेके आए हैं, आपके मिथ्स, मेरे भी मिथ्स कुछ रहे हैं। तो कुछ मिथ्स है मैम, देखते हैं सही है या गलत। सबसे पहला, क्या सारे एसिड स्किन बर्न कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। स्किन तो ऐसा नहीं है, बहुत से एसिड ऐसे जितने भी, स्पेशली अगर मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बात करूँ तो ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, वो हमारे स्किन को बर्न नहीं करते, हम अपने डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। मैम आप मेरी तरह ऑर्गेनिक प्रेमी लग रही हैं। नहीं, जो पढ़ाऊंगी हाँ। ऑर्गेनिक थोड़ा दिल ऐसा के करीब है। बिल्कुल, क्योंकि मैंने बच्चों में उसका भय देखा है, फियर देखा है। आई वॉज वन ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों में मैंने देखा है सर, तो मैंने लगा कि नहीं, ऑर्गेनिक क्लियर करना बच्चों को जरूरी है। बहुत इजी टॉपिक है हमें हाँ, लगता है। यस। मैंने बोला ना कि अगर आपको वजह पता है हम्म, तो फिर आप आगे सक्सेस हो सकते हैं। पढ़ने की वजह, जैसे आपने एक सॉन्ग सुना होगा मुस्कुराने की वजह तुम हो, तो एकदम। अगर आपको पता है वजह हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक सब चीजें इजी होती जाती हैं। दूसरा है मैम, गोल्ड इज द मोस्ट अनरिएक्टिव मेटल। मतलब अब तो बहुत महंगा है, औरतों के पास ज्यादा गोल्ड होता है, हमारे पास तो देखिए है भी नहीं, बट ये आ जाएगा। गोल्ड इज द मोस्ट अनरिएक्टिव हाँ, मेटल। ओके। और क्या ये बात सच है? उससे अनरिएक्टिव कोई नहीं है? नहीं नहीं, उससे अनरिएक्टिव है, उससे और महंगा प्लेटिनम की बात करें तो प्लेटिनम भी है, लेकिन गोल्ड अनरिएक्टिव मेटल है क्योंकि ऐसे भी ऐसे केमिकल्स बने नहीं हैं जो उनको मेल्ट कर सकें, लेकिन तब भी ऐसा नहीं है। कुछ है केमिकल ऐसे, जैसे आप एक बार रेजिया के बारे में सुने हैं, तो वहाँ पे गोल्ड मेल्ट हो जाता है। मतलब सस्ती चीजें के साथ ऐसा नहीं है, महंगी चीजें ही हाँ, मेल्ट नहीं होंगी। कोर्स, और गोल्ड का थोड़ा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है अगर हम सब्जेक्ट से रिलेटेड करें, इसलिए वो गोल्ड थोड़ा सा अनरिएक्टिव मेटल है। मैम देखिए, एक बहुत अच्छी बात हमें पता चली है कि वी ओनली यूज 10% ऑफ द ब्रेन। मतलब कई सारे बच्चों से तो हम मिले जो फ्रेश बचा के रखे हैं कि बाद में बेच सकें, वो 1% भी नहीं यूज कर रहे हैं। हाँ, बट क्या एक्चुअली हम 10% ही यूज करते हैं? मतलब नहीं सर, अगर मेरे ख्याल से ये फॉल्स है, मिथ है। क्योंकि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं और रात में सोने जाते हैं, तब तक हमारा ब्रेन काम करता है। आपका अब ये अलग मतलब है कि बच्चा किस जगह यूज कर रहा है, वो फ्री फायर खेलने में यूज कर रहा है या केमिस्ट्री पढ़ने में यूज कर रहा है या मैथ के क्वेश्चन लगाने में। लेकिन ब्रेन, तो हम कैसे कह सकते हैं कि 10% हमारा ब्रेन यूज हो रहा है? हम 24 घंटा ब्रेन, आप सपने में सो रहे हैं तो आप सपना देख रहे हैं, उससे भी लग रहा है कि अगर आप जो काम कर रहे हो दिन भर वो आपके दिमाग में आ रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ब्रेन हमारा 10% यूज हो रहा है? आप बताइए, सच है ये? कुछ बच्चे तो होंगे मैम जो नहीं हाँ यूज हाँ, करते हैं। नहीं नहीं, तो सर वो कहीं और यूज कर रहे हैं। आपने अपने एज ए टीचर आप देख रहे हो ना हाँ। कि वो पूरी खाली कॉपी आपके पास आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो यूज कर रहे हैं। मैं खुद देख रही हूँ। मेरे पास, मैं एग्जांपल आपको बताऊं, जब मैं पढ़ाती हूँ तो अगर फर्स्ट बैच को पढ़ा रही हूँ, सेकेंड बैच आ गया, तो मैं बोली कि ठीक है, बैठ कर थोड़ा सा तुम लोग सेल्फ स्टडी करो। तो उसमें एक बच्चा था, ऐसा नहीं, टीचर है तो ऑब्जर्व तो करेंगे ही, भले एक को पढ़ा रहे हैं लेकिन 10 को देखेंगे, 100 बच्चे हैं, 100 को देखेंगे। तो उस कोचिंग क्लासेस में मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो वो बच्चा को मैं वॉच करी 2 दिन, वो आते ही गेम खेलना शुरू किया। 2 दिन मैंने कुछ नहीं बोला, फिर तीसरे दिन सारे बच्चे चले गए तो मैं उसको बुलाई, मैंने पूछा, हम कहे मम्मी के संग बैठ के 2 मिनट बात करने में कितने दिन हो गए? वो शॉक्ड हो गई कि मैम पूछ क्या रही है। तो मैं कि हाँ, मैं यही पूछ रही हूँ कि अपने माँ के संग बैठ के 2 मिनट बातें करने, माँ आप कैसी हैं, कुछ काम है, कितने दिन हो गए? तो सीरियस हो गया, वो कहा नहीं मैम बहुत दिन हो गए। हम कि ये जो काम कर रहे हो, मैंने बोला कि आगे रिवाइज करो, तो उसका दिमाग तो यूज़ कर रहा है ना वहाँ पे, पढ़ाई में नहीं यूज़ कर रहा है। तो इस तरीके से ब्रेन 10% यूज़ होता है, हम नहीं मानते इस चीज़ को। मैम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पाकिस्तान से आया है कि हम एवरीडे सेट से क्या एक्सप्लोसिव बना सकते हैं? मतलब क्या पाकिस्तान पॉसिबल है? से क्वेश्चन आया है, आंसर देना ही पड़ेगा। नहीं सर, देखिए, अगर एक स्कूल स्कूल चला रहा है, कोई मैनेजमेंट स्कूल चला रहा है, तो इतने बच्चों की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। और अगर लैब में, स्पेशली केमिस्ट्री लैब में, हाँ हाँ, आपने पूछा, आप आजकल लैब कोट को कंपल्सरी कर दिया हाँ। गया है, पहले ऐसा नहीं था, हम लोग उतना लैब कोट नहीं यूज करते थे। तो ऐसे केमिकल यूज ही नहीं किए जाएंगे लैब में जिससे कोई एक्सप्लोजिव। हाँ, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, तो उस क्यूरियोसिटी को कम करने के लिए हम लोग, मैं अपना खास करके बच्चों को प्री इन्फॉर्म करती हूँ कि क्या चीज़ डेंजरस है तुम्हारे लिए, स्पेशली सोडियम ही रहता है, तो मैं बच्चों को दिखाई भी हूँ सोडियम में, इवन घर पे मैं उनको वीडियो में भी दिखाई हूँ, और स्कूल में मैंने टेस्ट ट्यूब में वाटर के संग रिएक्शन करके दिखाया ताकि उनको समझ में आए। और कई पेरेंट्स की उम्मीदें होती हैं, तो डेली लाइफ में हम कैसे एक्सपोजर यूज़ करेंगे, स्पेशली लैब में तो बिल्कुल भी नहीं। हम लैब में वही केमिकल रखते हैं कि जो आपके सिलेबस में हो और जिससे आप कुछ सीख सको, जो आपके प्रैक्टिकल डेली लाइफ में यूज़ हो। हम इस बात पे एक
क्वेश्चन है, जैसे अगर आप कोलकाता साइड जाएंगी तो कोलकाता साइड हमने सुना है, हम गए नहीं हैं अभी, कि वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, वहाँ जो कोचिंग्स हैं या हाँ, ऐसे भी है वहाँ भी किया जाता है, तो क्या यहाँ पे भी उस बात को अप्लाई करना चाहिए हमारे यूपी साइड में? ऑफ कोर्स अप्लाई करना चाहिए। मैं जिस स्कूल में पढ़ा रही हूँ, वहाँ मैंने बोला आपको 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों को मैं प्रैक्टिकल कराती हूँ। बच्चे खुश होते हैं और बच्चों को जल्दी समझ में आता है। तो अभी यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है थोड़ा सा डाउन चल रहा है। उधर से उधर से टीचर जो आ रहे हैं, यहाँ से नॉलेज मिल रहा है, तो यहाँ पे कुछ स्कूल इम्प्रूव कर रहे हैं उस चीज़ को। बहुत से स्कूल हैं जो जो कि केमिकल है, और केमिकल बहुत महंगा मिलता है, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो बहुत से प्रैक्टिकल कम को वो करते हैं, प्रेफर करते हैं। बहुत से स्कूल खुले हम प्रैक्टिकल करा रहे हैं बच्चों को, ताकि बच्चों को, और उसका रिजल्ट भी मिल रहा है, बच्चों का ब्रेन भी अच्छे से विकसित हो रहा है। तो मैम एक गेम खेलते हैं, बहुत ही सुंदर सा गेम है, हम लेके आए आपके लिए। आपकी केमिस्ट्री की नॉलेज तो नहीं टेस्ट करेंगे, बट देखिए हमें आता है कि नहीं। बहुत ही छोटा सा गेम है, आपको कम समय मिलेगा, आपको बस आंसर देना है, और हम इसमें वर्ड्स आपको बताएंगे, टर्म्स बताएंगे, आपको आंसर देना है। ओके सर। तो आई एम अ गैस यू ब्रीथ आउट बट प्लांट्स लव मी। कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों मैम के लिए तालियां बजाइए, आप जहां भी बैठे हैं मैम के लिए तालियां जरूर बजाइएगा। अगला मैम, यू ऐड मी टू फ्राइज बट आई एम ऑल्सो इन योर केमिस्ट्री लैब। ऑफ कोर्स, जब मैं बच्चों से पूछती हूँ कि बेटा सॉल्ट का एग्जांपल बताओ, तो बच्चे सिर्फ NaCl बताते हैं। तो आंसर तो इसका सॉल्ट हो गया, NaCl। बट मैं बच्चों से बोलती हूँ अभी मैं 2 मिनट के अंदर तुम्हें 80 सॉल्ट के याद कराऊंगी, सॉल्ट के याद कराऊंगी। ये तो बच्चों को मैं ये कराती बड़ा हूँ। कंफ्यूजन है बच्चों में, उनको लगता है कि हाँ, सॉल्ट का मतलब सॉल्ट मीन्स NaCl। NaCl। हाँ, तो उसी समय मैं कंफ्यूजन दूर करती हूँ, और मैं बच्चों को बोलती हूँ घड़ी देख लो, 2 मिनट के अंदर 80 सॉल्ट याद होंगे। अगर कुछ बच्चे मेरे देख रहे होंगे तो वो बोलेंगे यस मैम यू आर राइट। एक लेके भी आए हैं हम, आपका बच्चा। लास्ट में बच्चों आपको मिलाते हैं मैम के बहुत पुराने बच्चे से। तीसरा मैम, व्हेन यू लाइट मी अप इन अ लैब थिंग्स गो कबूम इफ यू आर नॉट केयरफुल। एक कहावत सुनी है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ मैम, एकदम सुना है ना? हम्म। बस वही है ये हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, बच्चों लाइटेस्ट एलिमेंट। एक भी आंसर मैम ने गलत नहीं दिया है। देखिए हम आंसर लिख के लाए थे, हमें याद नहीं थे, तो हम लिख के लाए थे पहले से आंसर, बट मैम ने बता दिया। अब टेस्ट थोड़ी करने आए थे, बट चोरी से कर लेना चाहिए, सबके अंदर क्यूरियोसिटी होती है। मैम एक रैपिड फायर राउंड, आपको हर क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड में देना है। बच्चों हम लोग टाइमर लगाएंगे, देखिएगा। कभी आपने स्मॉल एक्सप्लोजन जानबूझ के किया है? स्कूल टाइम में कभी किया, पता नहीं था कौन सा केमिकल है, बस एक क्यूरियोसिटी होती थी बच्चों में। मैम भी हमारी जैसी थी। कभी स्टूडेंट्स ने आपकी केमिस्ट्री क्लास में प्रैंक किया है और आपकी नेम कॉलिंग हुई है क्या कभी? नहीं, नेम कॉलिंग तो कभी नहीं हुई है। प्रैंक बच्चों का नेचर होता है सर, तो आई हैव टू मोर विजिलेंट इन द लैब, बट हो सकता मेरे अनजान में इधर हूँ उधर करते हैं, तो मैंने उसको इग्नोर किया। और फिर मैंने खुद भी दिखाया कि देख लो भाई, तुम लोग को जो क्यूरियोसिटी तुम्हारी, मैंने लैब में कई प्रैक्टिकल करके था जिसमें थोड़ा धुआं निकल जाए, थोड़ा कलर चेंज हो जाए, तो उनके सिलेबस में भी है। कुछ बच्चे ऐसा किए हैं, और जो देख रहे होंगे बोले, मैं बोलूंगी अगर नहीं किया तो बोलेंगे मैम झूठ बोल रही है, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा कि हाँ कुछ तो किया है। तो वो बच्चे ऐसे। लकी टीचर्स होते हैं जिनका नाम नहीं रखा जाता है, और उन्हीं टीचर्स के हम पॉडकास्ट लेंगे जिनका नाम नहीं रखा जाता है, क्योंकि मैं मेरा भी नहीं रखा गया है अभी तक, क्या पता बाद में रख दिया जाए। हाँ, तो मैं भी अवेयर नहीं हूँ सर फिलहाल, क्योंकि सबके खबरी होते हैं, सीक्रेट होते हैं बच्चे ना, तो उन्होंने कहा नहीं मैम आपका नाम नहीं रखा गया। मैम आपने टाइट्रेशन तो किया होगा, ऑफ कोर्स। तो केमिकल टेस्ट किया था क्या? जीभ गायब हो गई थी उसके बाद? नहीं सर, वो पहले ही प्रिकॉशन दिया जाता है बच्चों को कि नहीं बेटा, टेस्ट कैसे करना है वो बताया जाता है टाइटेशन में। हम तो मैम खींच लिए थे। नहीं, तो वो मैंने बताया मैंने कि ये सॉल्ट है। तुम, हाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, वो एसिड भर लेते हैं टाइटेशन में, टेस्ट उसमें ब्यूरेट पिपेट में, तो वो बताया जाता है। ब्यूरेट में उन्होंने पिपेट का सामान भर लिया, तो वो मैं क्लियर कर देती हूँ, और मैं बताती हूँ अगर मुंह में चला गया तो फिर तुरंत क्या करना है। आपने टेस्ट किया है मैम? क्या चीज? कोई भी एसिड, कोई भी केमिकल? अरे बिल्कुल सर, क्यों नहीं करेंगे टेस्ट। केमिस्ट्री, लाइफ पूरी केमिस्ट्री से भरी हुई है। लैब में नहीं किया है, हाँ प्रिपरेशन वही टाइटेशन के समय मुंह में गया, लेकिन कभी कभी। लेकिन ऐसे डेली लाइफ में तो आप कितने यूज करते हो, आप क्या कहते हैं, आप सॉल्ट ले लो, सब वाटर, केमिकल है मैम, सब केमिकल है, सब बेकिंग सोडा। यही तो बच्चे नहीं समझते हैं। मैम आपका प्यार क्या है, फिजिकल, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? ये सच बताइएगा, क्योंकि हम खुद ऑर्गेनिक को सपोर्ट करते हैं। ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक, हाँ, ये सुन के क्योंकि अच्छा लगा। मेरा ऑर्गेनिक में ही मेरा वो है। मास्टर्स है हाँ आपका। मास्टर है, तो मैं ऑर्गेनिक। लेकिन जब मैं पढ़ाने जाती हूँ तो मुझे बच्चों को देखना होता है, तो उस कंडीशन में मैं वहाँ पे अपना
प्रेम नहीं दिखाती। बच्चों इसको कवर अप किया जा रहा है। मेरा भी प्रेम ऑर्गेनिक है, हम पढ़ाने जाते हैं ऑर्गेनिक, हम मन से पढ़ाते हैं। मैम ने कवर अप किया है बच्चों के लिए, बट मैम प्यार ऑर्गेनिक से ही करती हैं, आपको भी करना पड़ेगा। तो मैम कंफ्यूजिंग ज्यादा क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या स्कूल पॉलिटिक्स? एज ए टीचर आई लव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्कूल पॉलिटिक्स इज वेरी कंफ्यूजिंग। क्या ये होना चाहिए? नो सर। पता नहीं क्यों है मैम, हम इसीलिए हम स्कूल पढ़ाना छोड़ दिए, एकदम हमसे हैंडल नहीं हुआ। हाँ, तो बहुत पेशेंस होना पड़ेगा स्कूल पॉलिटिक्स, और बहुत जगह घाटे में भी हो जाते हैं। मैम स्मेल की लैब की स्मेल, हाँ। बायोलॉजी की मछली आपने महकी है जो एकदम काटने के लिए मिलती है? नहीं, आप बायोलॉजी से नहीं थी? नहीं बायो से थी मैं, मेरे समय फ्रॉक था। अच्छा। फ्रॉक। तो H2S गैस ज्यादा सुंदर या फ्रॉग, किसकी महक अच्छी है? वेरी डेंजरस क्वेश्चन। H2S गैस। मैम केमिस्ट्री को सपोर्ट करती है बाय हार्ट। और लास्ट क्वेश्चन, सबसे बेकार केमिकल जिसे स्पिल कर सकें, गिरा दें, किसी के ऊपर फेंक ही दें हम ऐसे? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं, मैंने ऐसा भी सोचा नहीं। बेकार केमिकल तो इसकी ये जो डिपेंड करता है आपकी इसकी टॉक्सिसिटी पे, इसकी रिएक्टिविटी पे। वैसे तो HCl भी है, H2SO4 भी किसी पे गिरा देंगे। वैसे जो बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग होगा वो क्लोरीन गैस होगी। फॉस्जीन है तो बहुत ही हार्मफुल है, पॉइजनस है। ब्रोमीन का क्या ख्याल है मैम, ब्रोमीन गैस? ब्रोमीन तो हम जल्दी बच्चों को ब्रोमीन वाटर तो बताते ही नहीं। हाँ बताते ही, बस लिया तो निकल गया, लेकिन कभी बताते नहीं हो उसके बारे में। बच्चे खोजते हैं कि लैब में सोडियम कहाँ है, तो वो सब चीज़ें तो हटा के रखनी पड़ती है। MSc में मैम जब हमें ब्रोमीन वाटर मिला था हम लोग को एक्सपेरिमेंट करने को, हाँ। तो लैब के बाहर रखा जाता है Yes, क्योंकि बहुत yes. दिक्कत होती है। तो MSc में थे तो टीचर्स ध्यान देते नहीं है, हम लोग उठा के अंदर ले आए कि दूर ना जाना पड़े। थोड़ी देर बाद आधे लोग गिर गए बेहोश होके। इतना सफोकेटिंग। हाँ। हाँ, तो मेरे यहाँ क्या हुआ था, MSc मेरी भी एक केस था ऐसा, अभी मुझे याद आया आपने बोला तो, कि ऐसे इंटर करते हैं वहीं पे रखा हुआ था और वो गिर गया। गिरने के बाद सारे बड़ी लैब थी, हम लोग 50 स्टूडेंट थे और भागना पड़ा पीछे, क्योंकि तब मुझे समझ में आया कि जो न्यूज़ में आता है कि दम घुटने से इतने लोगों की मौत हो गई, दम घुटना क्या होता है, सफोकेटिंग, इसमें तब मुझे समझ में आया। फिर प्रिकॉशन लिया गया, टीचर लोग आ गए सारे, क्योंकि टीचर थे नहीं, तो फिर किस तरीके से हम लोग फिर आधे घंटे के बाद वहाँ से बाहर आए। तो केमिस्ट्री पढ़ने में भी खतरनाक और केमिकल वाइज भी खतरनाक, एक्सप्लोसिव सब्जेक्ट। चलिए मैम अब कुछ स्टोरी टाइम। केमिस्ट्री जब असलियत में हुई, आपने बहुत कुछ देखा, आप पढ़ी हैं, आपने पढ़ाया है और आपने एक लॉन्ग स्पैन देखा है और केमिस्ट्री के साथ आपने पूरा जिया है। तो ये बताइए एक ऐसा अनफॉरगेटेबल मोमेंट आपकी ज़िंदगी में, चाहे पढ़ाई को लेके, पढ़ाने को लेके या लैब को लेके, जिससे आप डर गई हो, या तो स्केरी हो या तो बहुत हंसने वाला हो, या अनफॉरगेटेबल? इतने सालों से पढ़ा रही हूँ तो बहुत से अनफॉरगेटेबल मोमेंट हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ ख़राब हैं। कुछ बच्चे ऐसे मिले जो पढ़ना नहीं चाहते थे, उनके संग ज़्यादा फाइट करना पड़ता है। एक है अनफॉरगेटेबल मोमेंट मेरे लिए, कि मैं क्लास 10th में पढ़ा रही थी और दिसंबर का महीना था, तो ऑर्गेनिक चल रहा था। बेसिकली मैं कवर कर रही थी, ऑर्गेनिक रिवीजन चल रहा था। तो लगातार अब मेरी आदत है एज ए टीचर, मैं पूरा राउंड लेके पढ़ाती हूँ और पहला स्टेटमेंट होता है, ओपन योर कॉपी, राइट डाउन टुडेज डेट एंड टुडेज टॉपिक, देन आई स्टार्ट। सो जब मैं राउंड ले रही थी तो एक बच्चा पीछे हमेशा बैठा रहे। हाँ, वो मेरी बात सब मानता था, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। पीछे जाऊँ आगे बच्चे बोलते थे, डर के ही बोलते थे, बच्चे कुछ रिस्पेक्ट दे के बोलते थे। मैंने एक हफ्ते तक उसको ऑब्जर्व किया। फिर मैं गई, उसको बुलाई आफ्टर स्कूल, मैंने उसको क्लास में बुलाया। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, कॉपी पेन तुम्हारी चलती ही नहीं, एक भी कुछ तुमने नहीं लिखा। जैसे लग रहा है उसके अंदर कुछ भरा हुआ है। वो बोला मैम, और समझी केमिस्ट्री समझ में नहीं आती। तो हमने कहा बेटा मैं केमिस्ट्री टीचर, मेरे सामने तुम मेरी बेइज्जती कर दी है। तो वो कहा नहीं मैम सच बोले, केमिस्ट्री समझ में नहीं आती। 9th में मैंने उसे नहीं पढ़ाया। तो मैं थोड़ी सीरियस, मैं सोचने लग जाती हूँ। मेरी एक आदत है, वीकनेस कर सकते हैं, कोई किसी ने कुछ बोल दिया तो उस पर मैं मनन करने लग जाती हूँ। तो मैं सोचने लग गई। मैं घर आई, फिर मैं दूसरे दिन उससे बोली, मैंने कहा आफ्टर स्कूल 1 घंटा मुझसे पढ़ो, क्योंकि दिसंबर का समय था और जनवरी फरवरी के बाद एग्ज़ाम थे और वो ICSE बोर्ड का बच्चा था। तो फिर वो पढ़ने लगा। फिर मैंने बोला कि जो पढ़ा रही हूँ उसको घर जाके पढ़ना, इतना। तो मेरी थोड़ा समझाने से उसको कुछ असर हुआ। उसको भी लगा कि नहीं कि फेल हो जाएंगे तो बहुत इंसल्ट हो जाएगी। वो पढ़ना शुरू किया और फिर मैंने जब प्रॉब्लम देखी तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी सर, ऑर्गेनिक में ही आ रही थी। ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो अगर उसको ब्यूटेन लिखना है तो वो CH3 लिख रहा है, तो प्रॉब्लम आ गई। तो मैंने उसको बहुत सिंपल में बताया कि एक कार्बन के 4 हैंड होते हैं और 4 हैंड है तो 5 तुम कैसे कर दिए।
तो मैंने थोड़ा एकदम ज़ीरो से स्टार्ट किया, मुझे मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जनवरी के लास्ट लास्ट आते आते उस बच्चे ने खुद मेहनत की और एक एक क्वेश्चंस लगाए और उसने मुझसे बोला कि मैम नाउ आई लव केमिस्ट्री, अब आपको मैं पूरा दिखाऊंगा, मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा। बहुत उसका खुशी सेकंड हुई अच्छा होगी। नंबर, तो वो बहुत अच्छा बच्चा अभी भी नारायणपुर में है यहाँ पे, और मुझे याद है, तो मुझे लगा कि नहीं, अभी मैं उसको याद करती हूँ, कांटेक्ट में रहता है वो मुझसे हमेशा। तो जितने भी बच्चे हैं मैम के और जितने बच्चे हैं मेरे, ऑफ कोर्स मेरे कम होंगे मैम से, मैम हमसे ज़्यादा बड़ी हैं, एक्सपीरियंस भी है, तो ये ज़रूर बताइएगा कि मैम ने कहा CH3 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 और CH3, इसमें गलती कहाँ है, कमेंट ज़रूर करिएगा, हम मैम को दिखाने आएंगे। मैम के बच्चे मैम के नाम के साथ कमेंट करेंगे और मेरे बच्चे मेरे नाम के साथ, ताकि पता चले कि कौन से बच्चे गलत पढ़ रहे हैं। मैम आपने जो बताया कि दुख हुआ, अभी जब हम पढ़ाते हैं ऑनलाइन में तो उतना इंटरेक्शन नहीं होता है बट ऑफलाइन में जब हम पढ़ाते हैं और कोई बच्चा बोलता है कि सर केमिस्ट्री बेकार सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही है, फेस कर रही हूँ सर, मैं पढ़ा रही हूँ क्लास में और मैम केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, तो मुझे लगता है मैं इतनी खराब, तो मुझे सच में सीरियस हुआ, तो मैंने कहा बेटा प्रॉब्लम कहाँ रही है, ये सब्जेक्ट खराब है कि टीचर खराब है? तो बच्चा बोलता नहीं समझ में नहीं आ रहा, हम कहीं कोशिश करो तो समझ में आएगा। दिल पे चोट लग जाती है मेरे बहुत जब कोई लगती है, बोलता है हाँ बिल्कुल। कि सर केमिस्ट्री नहीं आ रही, हम कहते हैं अरे क्या हो गया, क्या कर रहे हैं हम जिंदगी में, पूरा सेल्फ डाउट हो जाता है। फिर बोलना बट पड़ता है कि केमिस्ट्री तुम्हारा बहुत आगे बढ़ाएगा, तुम हाँ, जेई नीट का ख्वाब देख रहे हो, तो बिना उसके अधूरा है। वही तो मैम। चलिए मैम एक और क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए भी, कि स्टूडेंट्स कैसे चेंज हुए तब से लेके अभी तक, जब आप पढ़ रही थी, जब आपने पढ़ाना स्टार्ट किया और अभी स्टूडेंट्स में क्या मेजर चेंज आया है या क्या ग्रेजुअल चेंज आया है? स्टूडेंट में जो चेंजेस आते हैं ना, उसके पीछे कई फैक्टर्स काम करते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर, फैमिली बैकग्राउंड, उनका क्या, उनका जो मतलब संगति है वो क्या है, और स्कूल, सब कुछ इफेक्ट करता है। एक स्कूल में अगर टीचर पढ़ा रहा है तो मेरे सामने अगर 100 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट है मान लीजिए, तो वो मेरे लिए 100% है। और उसमें से अगर 40 बच्चे ही पास हो जाते हैं तो लगता है चलो बहुत अच्छे, मेरा रिजल्ट अच्छा गया। तो मैं उनको ये समझाती हूँ कि यू ऑल आर 100% फॉर योर पेरेंट्स। अगर एक बच्चा भी क्लास में, तो तुम अपने पेरेंट्स के लिए 100% हो। तो प्रॉब्लम तब से अब में ये आई है कि थोड़ा कम्युनिकेशन गैप मेरे हिसाब से हुआ है, कम हुआ है पेरेंट्स में और बच्चों में। पेरेंट्स थोड़ा ज़्यादा सोसाइटी को देख रहे हैं, सोशल हो गए हैं, बहुत कम पेरेंट्स, ऐसा नहीं मैं सबकी बात कर रही हूँ। तो बच्चे खुद डिसीजन ले रहे हैं कि हम जेई करेंगे, हम नीट करेंगे। काफ़ी चेंजेस इसलिए आए हैं सर कि पहले के बच्चे बुक पे बहुत स्टडी करते थे, वो एक ही बुक को बहुत बार पढ़ते थे और उससे उनको नॉलेज मिलता था। अभी क्या है, उनको सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। मैं यूट्यूब को या मैं किसी वीडियोस को कभी वो नहीं करती, उसको मैं मतलब गलत नहीं कहती हूँ, लेकिन आप वन शॉट तब देखिए, क्योंकि मेरे बच्चे क्लास में कहते हैं कि मैंने कल वन शॉट देख लूंगा, समझ में आ जाएगा कि मैं पागल हूँ जो बोल रही हूँ तुमसे, मैं ये बोलती हूँ। तो मुझे लगा, क्योंकि वो बच्चे हर चीज़ कम समय में चाहते हैं, तो आप खाना जब 2 दिन का एक दिन में नहीं खा सकते, तो ये चेंजेस आए हैं। बच्चे अब वन शॉट देखते हैं, वो साल भर नहीं पढ़ रहे हैं। और एग्ज़ाम के जब उनको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, तो अभी उनको समझ में आ रहा, आँख खुली कि नहीं अब तो एग्ज़ाम है, अब तो मुझे पास होना पड़ेगा, अब तो सारी पोल पट्टी बाहर आएगी पापा के सामने, मम्मी के सामने, तब वो प्रेशर लेके पढ़ना शुरू करते हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप साल भर की स्टडी एक दिन में कर लीजिए। तो ये प्रॉब्लम है, बच्चे थोड़ा पढ़ने में अब आलसी हो गए हैं सर, जो फैक्ट है वो बता दें। एकदम बुक पढ़ना नहीं चाहते बुक बच्चे। नहीं पढ़ना चाहते, और जो स्टूडियस हैं वो बुक पढ़ते हैं। और मैं बोलती हूँ कि मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है, इस पे 5-5 क्वेश्चन लेके आना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। एक ही टॉपिक पे कम से कम 50 क्वेश्चन क्लास में ही सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन वही कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं करते हैं। पर्सनली मैम जब हम पढ़ाते हैं और हम बच्चों से बोलते हैं क्वेश्चन लेके आओ, यस, तो हम अपने क्लास में बोलते हैं वो क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड का हो सकता है, जेई का ले आओ, नीट का ले आओ, ऐसा क्वेश्चन ले आओ कि हम फंस जाए। बिल्कुल। और जब बच्चे क्वेश्चन लेके आते हैं तो एक्चुअली अच्छा लगता है, और जब फंस जाते हैं तो हमें और अच्छा लगता है कि चलो कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो हमें नहीं आ रहा है, बच्चा ऐसा क्वेश्चन खोज के लाया। बट आज, पहले हम लोग के समय क्या होता था, कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो टीचर्स को टेस्ट करते थे, तो कठिन क्वेश्चन बच जानबूझ के वो खोजते मैं थे। बोलती हूँ, मैंने कहा गूगल से लेना, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है ना, अगर एक भी सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो फिर समझना तुम। हम तो मैम, तक मैं हम बोलती तो हूँ। खुला देते हैं कि हाँ? हम तो कहते हैं जेई एडवांस तक के नहीं कोई भी नहीं, क्वेश्चन ले आओ। आप जब अगर आप एज ए स्कूल टीचर, मुझे थोड़ा सा वो भी होना हाँ, पड़ता है ना कि आप जब अपना टॉपिक नहीं पढ़ रहे हो, हम कहे ठीक है 10 तक को तो अलाउ करती हूँ जहाँ से लाना हो,
लेकिन 11th 12 को पहले बोलती हूँ कि अगर तुम हाई फाई क्वेश्चन लाए उसके जस्ट बिलो वाला मैं पूछूंगी, तब मैं उसका आंसर दूंगी। पहले के बच्चे मैम ये तो था, मतलब ये अच्छी बात नहीं है ऑब्वियसली कि टीचर को टेस्ट किया जाए, बट इसी बहाने वो क्वेश्चंस खोज लेते थे, थ्योरी पढ़ते थे कि कल टीचर से पूछेंगे, टीचर शायद फंस जाए। अभी आज भी के हो बच्चे रहा है, वो भी नहीं कर रहे हैं। अभी भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं बहुत टीचर। कम बच्चे हैं। हाँ, बहुत पहले कम ज्यादा बच्चे। थे, मतलब हाँ, कुछ नहीं तो ये पूछने जाते थे कि मैम यहाँ फंस गए हैं, तो वो अच्छा लगता था कि बच्चा फंसा हुआ है, मतलब पढ़ा है। आजकल के बच्चों से पूछे कि हाँ तुम्हें आया तो सब हाँ, और जब टेस्ट में वो परफॉर्म नहीं करते हैं मैम, इतना अंदर से दुख होता है। बिल्कुल सर, वो तो है ही। चलिए मैम, ये बहुत ही हो गया। अब आपका सीक्रेट जानते हैं। मतलब मेरा तो सीक्रेट है केमिस्ट्री का बहुत बड़ा, हम बाद में बताएंगे, बट पहले आपका। अगर आपको हर एक बच्चे को जो केमिस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा है उसको एक गोल्डन टिप देनी हो कि इस एक बात को अगर सुन लोगे तो काम हो जाएगा, तो क्या होगी? पहले मैम हम बताते हैं, आप बताइएगा मेरा बात सही है कि नहीं। अच्छा, ठीक है। बुक पढ़ के क्वेश्चन करना। ओके। अब आप बताइए क्या गोल्डन टिप अब आप होगी। ये बताइए कि कोई ऐसा फ्रेंड है आपका जो जिसको अटेंशन बहुत चाहिए होती है आपसे, कि अगर आपने 2 दिन कॉल नहीं किया तो नाराज हो जाएगा कि बहुत मेरी, ढेर सारे। बहुत ढेर सारा ना। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी वही है, उसको फुल अटेंशन चाहिए और एक कंसिस्टेंसी चाहिए। आप अगर रोज पढ़ोगे, मैं 24 आवर्स में आपको मैं 30 मिनट्स कह रही हूँ, अगर आप डेली पढ़ोगे तो जो चीज़ें हैं आप डेली पढ़ो, उसको नोट कर लो एक जगह। मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, मैं बच्चों से बोलती थी जो नहीं पढ़ते थे कि आज तुम्हें डेट डालना है, टाइम डालना है और टॉपिक डालना है। लिखना नहीं है, टॉपिक तुमने क्या पढ़ा और गार्जियन सिग्नेचर कराना है, जिससे कि मुझे बहुत उसका फीडबैक अच्छा मिला। कुछ बच्चों ने, लड़कियों ने बोला कि मैम पापा तो पूछने लग जाते हैं और आप तो ऐसा काम कर दिए हैं कि पापा पूछने लगा, मुझे याद करना पड़ता है। तो मैं मन में खुश हुई, चलो एक सक्सेसफुल मेरा काम होगा। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री। अगर आप 2 दिन रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे ना सर, तो आप भूल जाएंगे, आपको लगेगा मैं नया से स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो बच्चों को बोलते हैं। हाँ, जो बच्चे उस चीज़ को फॉलो करते हैं वो आगे सक्सेस होते हैं, और जो नहीं करते फिर वो एग्जाम में वो एवरेज मार्क्स ला के पास हो जाते फिर हैं। उनका एग्जाम के पहले कॉल आता है कि मैम कल पेपर है, क्या किया जाए। क्या किया जाए, फिर वो कुछ तो शर्म के मारे पढ़ते पूछते भी नहीं है, और एवरेज मार्क्स आता है या फिर वही 23 मार्क्स आके पास होता है। फिर वो ये साल भर कंडीशन। मिलते भी नहीं आगे। वो दुख होता है हाँ। जब बच्चा सामने से चला जाए और इसलिए ना मिले कि उसे शर्म है, तो दुख होता है। मैम, एंट्रेंस एग्जाम आजकल बहुत चल रहा है कि एंट्रेंस एग्जाम में केमिस्ट्री का आखिर एक्चुअली महत्व क्या है, बच्चे बहुत ही लाइटली लेते हैं। आपने अगर देखा होगा मैम, हम सेल्फ प्रमोशन कर रहे हैं, हमने भी नीट और जेई की क्लासेस स्टार्ट की है, तो हम पहले केमिस्ट्री ही पढ़ाना स्टार्ट किए थे। और मेरे पढ़ाने का रीज़न था कि जब हम पढ़ते थे मैम, तो मेरा नीट में 592 अप्रॉक्स आया था, तो कुछ मार्क्स से हम रुक गए थे, और उसका रीज़न था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि स्कूल में हमें समझ में नहीं आया। जब कॉलेज में गए तो हमें इतने अच्छे टीचर मिले कि हमें समझ में आया, और मेरा गोल था कि अब हम जैसे हम समझे हैं कि आसान है, वैसे हमें बच्चों को समझाना है कितना आसान है, बट वो बच्चे समझ नहीं रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं, ये बताइए आप बच्चों को, स्पेशली बच्चों को बताइएगा कि नीट और जेई में केमिस्ट्री का कितना इंपॉर्टेंस है। फिजिक्स और मैथ हो या बायोलॉजी हो, उसको पढ़ने से आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपके मार्क्स बनेंगे, परसेंटेज बनेंगे। लेकिन जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री आपके मेरिट को बनाएगा और आपका नंबर ऊपर करेगा। केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली अगर नीट बच्चे हैं या जेई के हैं तो एनसीईआरटी को प्रेफर करिए। एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, और आप जब 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, हर बार आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे। आप खुद क्वेश्चन निकाल सकते हैं, नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे। जब बच्चा उस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो क्वेश्चंस निकाल पाए, तब उसका कोई मैंने लेवल। कई पुराने बच्चों से पूछा, जो बच्चे पास आउट हुए, मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं, उन्होंने बोला कि यस मैम, केमिस्ट्री सिर्फ एनसीईआरटी से आ रहा है। मैंने अपना एक्सपीरियंस नहीं बताया, मैं उन बच्चों से मिली जो बच्चे मेरे पास आए, उन्हें यही बोला कि केमिस्ट्री मैम सिर्फ एनसीईआरटी आ रहा है। कई टीचर्स भी मिली मेरे साथ, मेरे कॉन्टेक्ट में टीचर्स भी, उन्होंने बोला कि तो मुझे रिलैक्स लगता है, चलो एनसीईआरटी ही पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ाओ और उनको आगे बढ़ाओ। और बाकी जो बुक्स हैं वो अलग अलग क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। चलिए मैम, एक रैप अप गेम खेलते हैं। आपको बस बताना है दिस और दैट, हम आपको ऑप्शंस देंगे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके सर। बच्चे चाहें तो कमेंट में मैम से एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं। एसिड या बेस? एसिड। लैब और क्लासरूम? लैब। थ्योरी और प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल। न्यूमेरिकल और केमिकल रिएक्शंस? न्यूमेरिकल। फिजिकल केमिस्ट्री को मैम सपोर्ट कर रही हैं, इस बात को काटा जाएगा। टाइट्रेशन और इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलाइसिस। चॉकबोर्ड और स्मार्ट बोर्ड? स्मार्ट बोर्ड। होमवर्क और वाइवा? वाइवा।
वाइवा बड़ा ही मजा आता है वाइवा में। चलिए मैम एक दो क्वेश्चन और फिर रैप अप करते हैं। प्री कोविड और पोस्ट कोविड स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस आया है? लेजीनेस, आलसी बहुत ज़्यादा हो गया। अपने एक जो कंफर्ट जोन होता है ना, उससे वो बाहर नहीं आना चाहते हैं। कोविड के बाद आपको पता है सबको मोबाइल मिल गया, तो वो रिलैक्स है, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल वन शॉट देख लेंगे। तो उससे क्या हो रहा है सर कि वो जो नॉलेज गेन कर रहा है ना, जब हम लोग बुक पढ़ते थे तो हमको एक टॉपिक पढ़ते थे तो उससे हमको और चीज़ें उसके रिलेटेड मिल जाती थी, समझ में आ जाता था। और किसी के सामने अगर एक्सप्लेन करना हो तो हम एक्सप्लेन कर लेते थे। लेकिन अब क्या है, अब वो बच्चे सिर्फ उसी पॉइंट को तुरंत गूगल पे सर्च कर रहे हैं, उसी की मीनिंग आ रही है, तो बच्चों के अंदर नॉलेज की कमी हो रही है। और अगर कॉपी करेक्शन की बात की जाए तो कॉपी करेक्शन मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि पहले मैंने अपने हाथ से आईसीएसई बोर्ड में भी और सीबीएसई में 70 आउट ऑफ 70 बहुत बच्चों को दिया। हालांकि वो कॉपी सर्कुलेट होती है सबके टीचर्स के बीच में, लेकिन कहीं नंबर कटे नहीं। लेकिन अब क्या है, अब एवरेज मार्क्स के परसेंटेज ज़्यादा बढ़ गए हैं। 40% से 55% तक के बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, 90% बच्चे बहुत कम। ऐसा नहीं कि अभी भी बच्चे हैं पढ़ने वाले, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। बच्चे आलसी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बुक बुक खोल के पढ़ भी नहीं रहे। कई सारे बच्चों की बुक साल भर के बाद भी नहीं रह जाती है। खुलती नहीं है, बैग नहीं खुलता है। और हाँ, वो दौड़ रहे हैं, एक भाग मतलब दौड़, स्पीड में दौड़ते चले जा रहे हैं, उनको नहीं पता कि हमको कहाँ जाना है। अगर उनके पेरेंट्स का भी थोड़ा सा उसमें योगदान होना चाहिए। पेरेंट्स को अपने बच्चों का इवेल्युएशन करना चाहिए। उनके फ्रेंड्स के बच्चे आकाश में गए, उनको भी आकाश में भेज दो। आप कैपेसिटी तो देख लो अपने बच्चे की, और उसका बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत लो है। मेरे पास बहुत से बच्चे ऐसे हैं सर जो जीओसी फर्स्ट और सेकंड पढ़ने मेरे पास आते हैं। आकाश में एडमिशन है, अभी मेरे पास एक लड़की आती है। तो कंडीशन ये है कि वहाँ पे भाई वो प्रोफेशनल है, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतने बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। तो उनको यही नहीं पता कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, हाइपर कंजुगेशन क्या है। तो वो कैसे बताएंगे टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल और सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज व्हाई नॉट मोर स्टेबल। तो अपने बच्चों से पूछते हैं मैम के इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज दीजिएगा आप लोग चीटिंग किए बिना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो मुझसे स्पेशली मैम बोली कि मैम मुझे रेजोनेंस बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तब मुझे, मैं वही सोच रही थी कि चलो मैं कभी उधर नहीं जाऊंगी, लेकिन इनका बेस स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, तो इस पे मुझे फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो बच्चे जाते हैं और बोर्ड में जो लाते हैं वो 90 से ऊपर ही नंबर लाते हैं। इसीलिए तो हम यहाँ पे हैं मैम। अभी तक का सबसे बेकार बच्चा, मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ लड़ाई झगड़ा पढ़ाई कैसे भी, कि आपको जैसे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ये मान के आते हैं कि हमें नहीं पढ़ना है, और एज अ मतलब आई एम नॉट सेइंग कि हम बहुत अच्छे टीचर हैं, बट हम पैशनेट हैं पढ़ाने को लेके। तो जब ऐसे बच्चे आते हैं तो गुस्सा नहीं आता है, दुख होता है कि हम क्या नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे आपका कौन सा बेकार बच्चा सबसे अधिक रहा है? ऐसे बच्चे नौटी भी थे, लड़ाई झगड़ा भी करते थे, लेकिन मैं बेकार बच्चा नहीं बोल सकती सर। बच्चा अगर बेकार है ना तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है। एक बच्चा क्लास में था, मैं पढ़ा रही थी, मेरे सामने बोर्ड पे पढ़ा रही थी, बच्चा क्लास में था। वो उसके पीछे वाले से गलती से उसको धक्का लग गया, या उसने जानबूझ के किया। उसने बहुत आगे ही बैठा था, बहुत इसे अब्यूज़ किया उसको। तो मैं सुन के शॉक्ड हो गई। मैं बुलाई उसको, मैंने बोला, एक क्वेश्चन पूछा कि आज पापा ने तुम्हें अब्यूज़ किया था सुबह? तो उसने बोला, चुप हो गया। मैंने बताओ मुझे, 9th क्लास का बच्चा था वो। कहा हाँ मैम। तुम्हें कैसा लगा बेटा? तो बोला कि नहीं अच्छा लगा। वो गुस्से में था, बहुत गुस्से में था वो, मतलब उसको मैंने कभी स्माइल फेस देखा ही नहीं उसका मैंने। तो उसको मैं खराब बच्चा नहीं कह सकती, उसने अब्यूज़ बहुत खराब खराब किया था। तो मैंने बस यही क्वेश्चन पूछा कि क्या पापा ने आपके आज अब्यूज़ किया था? उसने बोला यस। मैंने कहा तुम्हें कैसा लगा? नहीं अच्छा लगा। तो मैंने कहा तब तुम उसको अब्यूज़ कर रहे हो, अच्छा लगेगा उसको? फिर मैंने कहा कि थोड़ा सा, तब मैं चुप हो गई। मैंने कहा ठीक है जाओ, ऐसी क्लास में नहीं करते, ये क्लास है, अगर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो। फिर मैं खुद सोची कि बच्चा खराब नहीं होता सर, कंडीशंस खराब। बच्चे खराब नहीं होते। बच्चे एक माटी के वो होते हैं, जिस तरीके से आप उनको शेप दोगे वो शेप होंगे। तो वो फैक्टर्स होते हैं जो उनको, बहुत से पेरेंट्स होते हैं, पिता कई तरीके के होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, बहुत रूढ़िवादी होते हैं, बहुत डेंजरस डिसिप्लिन में होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एज पेरेंट्स को भी बच्चों के संग चेंज होना पड़ेगा, उनको टाइम देना पड़ेगा। और आप देखिए जो बच्चे सक्सेसफुल हैं उनका बैकग्राउंड देखिए, उनके फैमिली मेम्बर्स उनसे बहुत ही कम्युनिकेशन अच्छा रखते हैं, और उनको टाइम देते हैं, जिससे बच्चे कभी भी गलत रास्ते पे जा भी नहीं पाएंगे। ये चीज़ें हैं।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू मैम हमारे साथ रहने के लिए। अगर आप सभी लोग देख रहे हैं तो इस एपिसोड को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं बच्चों आपसे अगले पॉडकास्ट में। मैम को थैंक यू कहते हैं और सारे कमेंट्स का आंसर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपको कैसा लगा। टिल देन साइनिंग ऑफ, जय श्री राम, बाय बाय। तो हेलो बच्चों, अगर आपने एंड तक वीडियो देखा है तो लाइक किए बिना कहीं मत जाइएगा, शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप हमारे चैनल के थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं 10th 12th और नीट एग्जाम के प्रॉपर बैचेस विद प्रॉपर कोर्स। तो सब्सक्राइब करना ना भूले और चैनल से गो थ्रू होके जरूर जाए। एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर आप रामनगर से बिलोंग करते हैं तो आप हमारी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी कोचिंग है तिवारी जी की कोठी के सामने, जहां पे हम पिछले 7 सालों से अपनी कोचिंग चला रहे हैं। यहाँ पे आईसीएससी और सीबीएसई के सेपरेट बैचेस चलते हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस विद द बेस्ट टीचर इन रामनगर। तो मिलते हैं आपसे या तो ऑफलाइन या तो ऑनलाइन। जय श्री राम।